तो गाइस गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्योंकि अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग क्योंकि हो सकता है कि वीडियो लेक्चर आप उस समय देख रहे हो क्योंकि आपका कोई ठीक नहीं रहता है। सुबह में क्लास चलेगा 8 बजे 8 बजे सुबह में डेली क्लास चलता है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु और शिक्षा सेतु यूट्यूब यूट्यूब चैनल के आपको इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और शिक्षा सेतु आपके लिए मेरे दोस्त लाए हैं अभी क्लास 10 के भौतिकी फिजिक्स का टॉप 30 एमबीबीआई वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। मेरे प्यारे मित्र आपको बता दें अभी तक आपने सिलेबस नहीं जानते हो कि साइंस में 80 में 80 कैसे उठाना है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको आप सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। प्यारे मित्र आपको याद रहे ये जो क्लासेस चल रहा है तो फिजिक्स में टोटल आपके एग्जाम में 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। जिस 8 में से आपको 4 का उत्तर देना अनिवार्य कहता है बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड कहता है कि 8 क्वेश्चन हम पूछेंगे फिजिक्स के, भौतिकी से, क्लास 10 के, जिसमें से 4 का जवाब देना है क्योंकि साइंस के अंतर्गत आता है ना। और फिर उसी प्रकार से 8 रहेगा केमिस्ट्री का, 8 रहेगा आपका बायो का। इस प्रकार से 4-4 क्वेश्चन जवाब देना होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको टोटल हो जाता है 24 नंबर और आपका उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार से होते हैं। तो अगर ये 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हो फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का, यानी कि टोटल साइंस का 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो आप पूरे में पूरे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो यहाँ पे भौतिकी का 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका लेक्चर नंबर 3 है क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ और उसका भी लेक्चर आपको शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर डेली आपको 8 बजे सुबह में, 4 बजे शाम को क्लास चलता है, जरूर ज्वाइन होइएगा। चलिए लेक्चर को बढ़ने के प्रयास करते हैं और लेक्चर में आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है 21 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और उसको गर्दा उड़ा दिया है मेरे दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेना और सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। शिक्षा सेतु टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे प्रतिरोध क्या है भैया जी? प्रतिरोध, प्रतिरोध विरोध करना, मतलब जिसमें रुकावट उत्पन्न हो, जिससे विरोध उत्पन्न हो, वही ना प्रतिरोध है। तो डिफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे चालक के धारा में प्रवाह, चालक के धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि आपकी जिंदगी लाइफ में बहुत सारा रुकावट उत्पन्न होता है। आप कहीं जाइए टांग खींचेगा, आपका दोस्त टांग खींचेगा, आपका पड़ोसी, मत कहो पड़ोसी तो और ज्यादा। जैसे कि गाना है, ऐसन सारी लइहा बलमुआ की छाती जरे परोसन के। देखो, अगर आपकी मतलब आपकी सफलता में सबसे ज्यादा जलने वाला आदमी कौन है? पड़ोसी। कौन जलता है? पड़ोसी। पड़ोसी मतलब जानते हैं? पटीदार। समझ रहे? पटीदार सबसे ज्यादा जलेगा, पटीदार और आपका रिश्तेदार। ठीक है, तो उसको जलाने में हमको बड़ा मजा आता है। तो आपको भी इसी तरह होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ऐसन सारी लइहा बलमुआ की छाती जरे परोसन के। तो यहाँ पे छाती जलाना नहीं है, यहाँ पे समझो। तो क्या है? कहता है किसी चालक, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स, तो फिजिक्स में करंट ना दौड़ेगा, करंट नहीं दौड़ेगा। तो कोई चालक है, मान लीजिए चालक है, मान लीजिए चालक है, अब इसे धारा के प्रवाहित कर दिए। अब धारा के प्रवाहित करेंगे तो फिक्स थोड़ी है, धारा में रुकावट उत्पन्न होता है कि नहीं? बीच बीच में, बीच बीच में रुकावट उत्पन्न होगा। देख लीजिएगा, बैटरी हिट चक ले लीजिएगा हुआ और हुआ में लगभग 2 7 के तार जोड़ दीजिएगा तो आपका करंट का वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा रुकावट उत्पन्न होता है। तो वही कहा गया कि विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? विरोध करता है, रुकावट करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। उससे विद्युत धारा का, विद्युत के प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो इसका ओम का नियम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आर बराबर होता है V अपॉन आई। जहां पे आर आपका प्रतिरोध होता है, जहां कहा गया है आर आपका क्या होता है? आर आपका प्रतिरोध होता है। मैं लिख देता हूं ऐसे, प्रतिरोध, प्रतिरोध। और भी आपका विभवांतर होता है, विभवांतर। और आई आपका क्या होता है? विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा। और आपसे पूछता है विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या है, सब पूछेगा। तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर की बात करें
तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर की बात करें तो सीधा है, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन सब मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप इसका कोर्स ले लेते हो सबसे बेहतरीन है, मात्र 199 का है। 199 में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है। एक केवल साइंस नहीं, साइंस में 3 गो है, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का टोटल मिल जाएगा। और इसका ए से मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, या प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि वी से विभवांतर, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। और आई से धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ए से एम्पियर, इसको हम लोग कहते हैं ओम कहते हैं। तो याद रखना प्रतिरोध का ए से मात्रक ओम होता है, जिसको ओम कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः, ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायम तनो हरे, है ना, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। अगले क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम। लो भैया जी, ओम का नियम पूछ दिया। ओम का नियम बहुत प्यारा है, देखिए समझिए। लेकिन ओम का नियम कहेगा सर 2 नंबर में ओम का नियम कैसे पूछेगा, ये तो 5 नंबर में पूछता है। भैया जी 5 नंबर में पूछेगा तो कहेगा ओम का नियम को लिखे और उसको सत्यापित करे, तो 5 नंबर। और डायरेक्ट है ओम का नियम तो डायरेक्ट है वो 2 नंबर, ठीक है। इसलिए दोनों याद रखिए। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। और यहाँ पे जो आपको जो नियम लिखे ओम का नियम, यह दूसरे टाइप का लिखा गया है, तो मैं अपने टाइप से बताता हूँ, क्योंकि ओम का नियम जो है डिफिनीशन अपने अपने तरीका होता है। तो सीधा कहिए कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। मेरे दोस्त आपको जो डिफिनेशन अभी आप अपने बोल के बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, क्या कहिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। अगर भी इसका क्या है, विभवांतर उससे चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह कहा गया, सिंपल बात है, इस नियम के अनुसार, कौन से, ओम के नियम के अनुसार। क्योंकि ये डिफिनेशन में थोड़ा सा आपके लाइक नहीं है, ये लाइक इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल का है, ये स्टैंडर्ड लेवल का, ये क्लास 12th लेवल का है, और आपको 10th लेवल का चाहिए। तो 12th लेवल का पढ़ने से क्या फायदा। देखो ये भी सही है, 100% सही है, डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हो सकता है कि विद्युत अपघट्य क्या है, विलयन क्या है, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, अगर बाई तरीके से आपको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे इसको भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पहली बात, ठीक है ना। तो याद रखना, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, मान लीजिए किसी चालक है, इससे धारा आई प्रवाहित हो रही है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। भी से विभवांतर के समानुपाती, उससे चालक से प्रवाहित धारा विद्युत धारा, तो भी समानुपाती आए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, अचर मान लगाएंगे, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आई क्या है, विद्युत धारा, आर जहां पे लगा है कांस्टेंट, इसको प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम देखो भी इक्वल टू आई आर हो गया, ये बेसिकली ओम का नियम हो जाता है। तो याद रखना, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। भी प्रोपोर्शनल, भी समानुपाती आई, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे जहां आर लगा है, तो सीधा आर समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। वो भी आया था ना एक सूत्र, हम अपने सूत्र क्या दिए, आई बराबर, यानी कि आर बराबर सूत्र क्या दिए हैं, आर बराबर वी आई आई दिए है ना अभी जस्ट। तो यह कैसे प्राप्त हुआ, इसी से, ओम के नियम से प्राप्त हुआ। v बराबर क्या है, v बराबर आई आर है, तो आई को इधर कर देंगे, आर छोड़ देंगे, तो v अपॉन आई नीचे आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। आर बराबर क्या है, v अपॉन आई, यही सूत्र दिए हैं। जहां आर आपका चालक का प्रतिरोध है, तो याद रखिएगा एक चीज, ओम जो है वो किसका है, जहां पे, और एक और चीज, v आपका क्या है, विभवांतर, आई क्या है, धारा, आर क्या, प्रतिरोध, तो लिखा v विभवांतर, आई विद्युत धारा, आर प्रतिरोध, ठीक है, लिख दिए हैं। और ओम जो खुद एक किसी का मात्रक है, ओम चचा जी, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ओम चचा जी हमारे हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु जो हमारे हैं, वो हमारे प्रतिरोध के मात्रक है, यानी कि समझ गए ना। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको समझिए। देखो जब भी कोई प्रकाश, अगर मेरे पास कोई भी सूर्य से आने वाला प्रकाश उजला होता है, उजला टाइप का होता है,
ठीक है। बॉल बढ़ रहा है, अगल बगल में सब उजला होता है, उजला प्रकाश होता है। वह प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। पता कैसे चलेगा? जब हम कोई प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म मान लेते हैं, प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। यह प्रिज्म का फिगर है। यह 5 सतह से घिरा होता है प्रिज्म, ठीक है। जब इससे कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, यह सूर्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश, यह श्वेत प्रकाश इससे गुजारा जाएगा, यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने हुए? 3 4 7 हो गए। जो आपका V से आपका ऊपर बैगनी होता है, सॉरी, बैगनी ऊपर रेड, तो होता है बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला कहते हैं इसको, एक नाम सीधा कहता है, जब किसी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 अवयवी यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डेफिनेशन समझना कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में, यानी कि 7 अलग अलग अवयवी मतलब अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप देखो ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना, एक प्रिज्म है, 5 सतह, 3 हो गया, एक इधर से एक उधर से 5, ये श्वेत प्रकाश गया और ये देखो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, यह वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो सिंपल बात है, जब कोई श्वेत प्रकाश को या सूर्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा, ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन देखो, अगर समझ ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, सर समझ नहीं आया, आप फिर से समझाइए। मैं फिर से एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगा और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे आपको प्रॉपर बनाने का मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप 10th में पढ़ते हो, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे डेली आपको क्लासेस दिया जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, खतरे का संकेत लाल होता है या रेलवे का सिग्नल लाल होता है, क्यों? भाई खतरे का संकेत लाल होता है, रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है? अब देखना, जहां पे खतरा होगा वहां लाल रंग का धाजा कर देता है, रेलवे का सिग्नल भी लाल होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और लाल रंग को दूर स्थान से भी स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल या खतरे का संकेत लाल होता है। डिफिनेशन लिखिएगा, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग दूर यानी कि दूरस्थ यानी कि दूर से भी स्पष्ट रूप से आप पे देखा जा सकता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। या रेलवे, देखो खतरे की जगह रेल लगा दीजिए तो रेलवे हो जाएगा, रेलवे का सिग्नल लाल हो जाएगा। तो डिफिनेशन में सिंपल लिखना है कि खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन यानी कि फैलता बहुत कम है, एक जगह गुटिया रहता है। आप ही बताओ, जो चीज बहुत पतला होता है वो उसका रंग पता नहीं चलेगा। देखो गुब्बारा की बात करें, गुब्बारा देखना, गुब्बारा जो होता है पूरा, अगर कोई गुब्बारा अगर पीला उठाओ, फुलाने के बाद जो है उजला टाइप का हो जाएगा, क्योंकि फूलने के बाद क्या होता है उसका प्रकीर्णन फैल जाता है। एक जगह ज्यादा गड्ढा दिखाई देता है, गहरा दिखाई देता है और फैलने के बाद वो थोड़ा सा कम दूधिया टाइप का हो जाता है। वही कहा गया, प्रकाश जो होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य काफी अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है ना। और यही कारण है कि उसको दूरस्थ यानी कि दूर स्थान से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए हम यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। इस डिफिनेशन में कुछ है नहीं, मेरे दोस्त इस डिफिनेशन को ले सकते हैं। और सभी का पीडीएफ नोट्स रेडी है, सब ले सकते हो मात्र 199 रुपए में, बिल्कुल मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? मेरे प्यारे मित्र, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, समझिए। देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि देखो पहला बात, जो यहां तक आपका जो डिफिनेशन लिखा गया, यह एक लाइन और यहां तक, यह बेसिकली क्वेश्चन ही सेम टू सेम उतारा गया। देख लो कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? सिंपल लिख दिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है। अब कहोगे सर नीला रंग इसमें क्यों आ गया? क्योंकि जो सूर्य आता है आसमान से आता है, आसमान नीला नजर आता है, इसीलिए। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है
लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो नीले के तुलना में कम होता है। नीला का ज्यादा होता है, लाल का कम होता है। तो कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग के तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाता है, जिससे आसमान नीला हो जाता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। नीले रंग ऊपर ही फैल जाती है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, ठीक है, पहुंच पाती है, जिससे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। समझने के प्रयास करिए इस चीज को, अगर समझे थोड़ा सा ध्यान से समझ में आएगा। देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि आपको लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो नीला रंग के तुलना में कम होता है। नीला रंग का ज्यादा होता है, लाल का कम होता है। और लाल का कम होता है, इस वजह से तन के दूर में फैलता है। पूरा में फैलेगा नहीं, तन के दूर में फैल कर आ जाता है। और नीला रंग पूरा में फैल जाता है, इससे आसमान नीला हो जाता है। और लाल रंग तनके में फैलेगा और तथा आप ये लिखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, नीले रंग का कम होता है। लेकिन नीला रंग हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाता, लाल रंग पहुंच पाता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, नीला रंग का कम होता है, इसीलिए नीला रंग ऊपर ही फैल जाता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा झकास क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। देखिए अवतल दर्पण के हजामती दर्पण के रूप में कर सकते हैं। हजामती मतलब होता है सैलून, जानते हैं, दाढ़ी बाल कटवा जाला हीरो बने। सर जल से काटिए, नहीं बेकार कर दिया आप, बेकार हो गया। थोड़ा सा इसको देखिए ना, काटिए तो इसको तंगा सा है, तंगा सा इसको चिपका दीजिए, तंगा झूठा ऊपर कर दीजिए इससे। ये सब स्टाइल होता है। नहीं ऐसा कर दीजिए, बीच में छील दीजिए, आधे रहने दीजिए, आधे छील दीजिए, बीच में। मतलब इतना स्टाइल चल गया है ना बाल में यार, मत कहो। वही कहा गया है अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। साथ में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, नाक कान आंख आदि देखने में करते हैं। आप देखिएगा, अगर आंख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं तो उस पर एक, इस पर माथ पर एक एथी रखते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण रखते हैं। अवतल दर्पण से उसको नजर आ जाता है। या अवतल दर्पण से क्यों देखता है, क्योंकि छोटा वस्तु को वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करके उसको नजर आ जाता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का रोगियों के नाक कान आंख देखने आदि में करने में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। देखो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी आई मीन काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण को वहां पे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्र कम होता है, मतलब वो बहुत बहुत क्षेत्र के नहीं, छोटे क्षेत्र को बहुत उसका कम होता है, लेकिन तन के क्षेत्र को दिखाता है। जबकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र काफी ज्यादा होता है, यानी कि ये बहुत छोटी जगह होता है लेकिन बहुत पीछे के वस्तु को दिखा सकता है, ठीक है। ये चीज होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है इंद्रधनुष किसे कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष क्या है समझिए। देखिए वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते, चाहे अभी इसको छोड़ो, पहले हम आपको समझा देते हैं, पहले आपको हम समझाते हैं फिर आपको बात करते हैं। देखो सिंपल बात है, बस आपको क्वेश्चन जो कहा गया इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष कब नजर आता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, नोटिस किया होगा कि बारिश तंका तंका होते रहती है, धूप निकलल होता है, बारिश होते रहती है, तनका तनका बारिश होते रहती है, या वर्षा हो चुकी होती है, यानी कि बारिश हो चुकी होती है और उससे आधे घंटे के अंदर नहीं होता, उसके बाद नहीं, वर्षा हो चुकी होती है या बारिश थोड़ा थोड़ा होते रहती है। जब बारिश होते रहेगी थोड़ा थोड़ा, यानी कि हल्की हल्की बारिश होते रहती है या वर्षा हो चुकी है, तो अगर आप सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, अगर सूर्य इधर निकला है तो सूर्य के इधर पीठ करके खड़ा होते हैं, तो सूर्य इधर से प्रकाश मारता है, तो आपको इधर इंद्रधनुष नजर आएगा, क्योंकि जब सूर्य इधर रहेगा भाई, सूर्य रहेगा तो सूर्य से प्रकाश इधर आएगा, प्रकाश इधर आएगा ना, सूर्य का प्रकाश इधर आएगा,
सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं तो क्या होता है आपको नजर, तो इसमें वर्षा के बूंद हो जाता है, बहुत सारा वर्षा बारिश होते रहती है, या बहुत सारा वर्षा के बूंद क्या करता है वहां पे, बारिश हल्की हल्की बारिश होते रहती है, आपको पता नहीं चल पाता है या बारिश हो चुकी होती है, तो बहुत सारा वर्षा का बूंद ऊपर अटकर आता है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो ये प्रिज्म की तरह कार्य करेगा और ये 7 रंगों में विभक्त कर देगा, और 7 रंगों में विभक्त कर जाएगा प्रिज्म की तरह। और बेसिकली बादल जो होता है धूल कण होता है, पर्दा का कार्य करता है, जिस पर एक इंद्रधनुष का इस तरह से सूर्य इंद्रधनुष नजर आता है। याद रखना मेरे दोस्त, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो जब बारिश हल्की बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होती है या पड़ती है, तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। तो देखो क्या है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, यह अर्धवृत्त का आकार का है, अर्धवृत्त का आकार का है, देखो अर्धवृत्त का आकार का होता है, ठीक है ना। अर्धवृत्त का आकार का रंगीय पट्टी दिखाई पड़ता है, इसे अर्धवृत्ताकार रंगीय पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। डिफिनेशन अपना तौर तरीका से कुछ भी लिख दीजिए, क्या है, डिफिनेशन में हम जो बताए हैं उसका थोड़ा अलग डिफिनेशन यहाँ पे हम बताएं, अलग बताए हैं, आप लिखोगे अलग लिखोगे, इसलिए सब डिफिनेशन सही है, बशर्ते उसका मीनिंग वही होना चाहिए। मैंने कहा हल्का हल्का बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होती है तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और इस प्रकार इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। बात वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हल्का बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है या सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, तो क्या होता है, हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार क्या होता है, एक रंगीय पट्टी दिखाई पड़ता है, और इस अर्धवृत्ताकार रंगीय पट्टी को ही इंद्रधनुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है बायोगैस, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, एक मिनट मेरे दोस्त, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन है बायोगैस से लाभ बताइए। बायोगैस से लाभ क्या है, तो बायोगैस से सबसे पहले ये सबसे सस्ता होता है बायोगैस, साथ में यह यहाँ पे सुविधाजनक होता है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जो बायोगैस है उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता। आपके एलपीजी गैस, आपको सीएनजी गैस, एलपीजी देखे होंगे, एलपीजी आपके घर तक पहुंचता है, वो अब इसके लिए सस्ता पड़ता है, लकड़ी की तुलना में सस्ता पड़ता है। लकड़ी अगर किनने जाओगे तो कितना होगा, वो लकड़ी किनोगे तो उससे घाटा है, लकड़ी आएगा जलेगा कभी कम बेस, और साथ में ये सुविधाजनक होता है, इसमें सुविधा होता है, न जलाने का टेंशन, ना आग फूकने का टेंशन, ना राख निकालने का टेंशन, न काला होने का टेंशन, मतलब उसमें धुआं निकलता ही नहीं है, और साथ में धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है, इसलिए ये लाभ है इसके बहुत सारे बायोगैस का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि सौर सेल क्या होता है। सौर सेल देखा होगा आपने, फिगर में दिख रहा है सौर सेल क्या है, याद रखना वह युक्त जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देता है। सौर मतलब सूर्य ऊर्जा, देखो सूर्य से एनर्जी जो प्राप्त हुआ उसको विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। भाई इसमें इतना पावर है, सौर सेल है, क्या करता है ये सूर्य से, भाई धूप में रख लीजिए, सूर्य में एनर्जी होता है, भाई सूर्य में जो प्रकाश होता है उसमें एनर्जी होता है, आप देखो तो जलने लगोगे यार, उसमें भी एनर्जी होता है। ठंडा के दिन में एनर्जी का वैल्यू पता चलता है, ठंडा के दिन में सब कठुआ रहता है, तनका धूप निकलेगा, फरफरा के निकलेगा, गर्लफ्रेंड से बतियाएगा, कमरे में नहाएगा, कोने ने कपड़ा खींचेगा, पूरा एकदम फरफरा जाता है, लोग में फुर्ती आ जाता है। ठंडा के दिन में सब कर जाता है, एक धूप निकलते, धूप में एनर्जी हो, ठीक है ना। तो वही कहा गया वह एक तो जो सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी को सीधे विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, बदल देती है, इसे सौर सेल कहता है। और इससे इजी डिफिनेशन मिलेगा तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल याद रख लीजिएगा, शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही हेल्प कर दीजिए ना, आपके लिए हम जान देने के लिए हाजिर है भाई, पढ़ाने के लिए जो कहिए वो करेंगे, आपके लिए 24 घंटा हाजिर है मेरे दोस्त आपके लिए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।